हेलो दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि से। सामान्य अभिक्रिया लेके चल रहे हैं, देखो उसको समझने के लिए, इसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया लेके चल रहा हूँ और सामान्य अभिक्रिया है ए प्लस बी चेन डायरेक्ट उत्पाद में चेंज हो रहा है। जब वेग नियम पढ़ा था हमने, तो इसके द्वारा हमने निर्धारित घातांक, जो प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लगाई थी वो ये थी। तो जब हम इसका वेग नियम लिखेंगे तो वेग बराबर ए की घात x और v की घात y, x और v की घात y। यह x यहां लिख देता हूं, x है अभिकारक a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिकारक A के सापेक्ष क्या है, अभिक्रिया की कोटि। y बराबर देखें तो अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। और आप अगर x प्लस वाई देखो तो ये अभिक्रिया की कुल कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कुल कोटि कहलाती है, कुल कोटि। ठीक है, ये अभिक्रिया की कुल, यानी सामान्य अभिक्रिया देखें तो ए बी, यानी इसके ए और बी है, इनको मोलर सांद्रता के पदों में लिख के प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लगाती। लेकिन अभिक्रिया की कोटि निकालनी हो तो अभिक्रिया मतलब जो ये ए और बी है, इनको मोलर सांद्रता के पदों में लिखा और प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लिया। इनका योग करने पर आपको किसी भी अभिक्रिया की कोटि, यानी आपको अभिक्रिया दी हो और पूछे अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो आप अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो। जब क्या कैसे, जब आप उनकी घातों का योग कर दो तो आपके पास अभिक्रिया की कोटि आ जाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या बनती है, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की मोलर सांद्रता, अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में जो प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांकों का योग, प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांकों का योग, देखो ख्याल कर रहा हूं मैं यहां पे, प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांकों का या प्रयोग द्वारा घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सामान्य अभिक्रिया, यानी जब अभिक्रिया की कोटि जब समझ में आई, जब आपने वेग नियम लिख पाए और इन जब और अभिक्रिया की कोटि निकालनी हो तो आप इनका योग कर दो तो आपके पास किसी भी अभिक्रिया की कुल कोटि आ जाएगी। जैसे x है, अब ये x ये घात है, ये व्यक्त क्या करता है कि किसी अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, B क्या कर रहा है कि अभिक्रिया B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन x और दोनों को जोड़ें तो अभिक्रिया की कुल कोटि आ जाती है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा तो टेबल से समझाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुल, जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी तो उसके लिए कुल कोटि कैसे निकाली जाती है। तो देखो जब एक टेबल से समझाई जाएगा तो अभिक्रिया की 3 सारणी बनाई जाएगी और सारणी में बताता हूं कि कैसे अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। जैसे मेरे पास एक अभिक्रिया है 2NO प्लस O2, जब ये चेंज होगी तो 2NO2 में चेंज हो जाएगी। ये मेरे पास एक अभिक्रिया है 2NO प्लस O2 2NO2 में चेंज हो गई। अगर हम इसका वेग व्यंजक लिखें, वेग व्यंजक,
तो बताओ इसका वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है। भाई वेग बराबर क्या है, के बराबर एनो, अब ये 2 है तो ये एनो इसकी घातों में चली जाएगी, यानी 2 घात चल जाएंगे इसके ऊपर ये, और O2 का O2। अब इसके अंदर जैसे ये वेग व्यंजक लिखा, वेग व्यंजक लिख जाओगे तो आपके पास अभिक्रिया की कुल कोटि याद आ जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर, बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि जब यहाँ घात नहीं होती तो 1 लगाई जाती है, और 2 और 1 को जोड़े तो कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे एक और अभिक्रिया से समझो, जैसे मान लो एक अभिक्रिया और है, और वो अभिक्रिया है क्या है, CH है और Cl3 है प्लस, एक सेकंड इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि पूरा आ जाएगा। ये उदाहरण ये समझ गए ना, ऊपर वाली ये 2NO प्लस O2 2NO2 है, और इससे अभिक्रिया वेग व्यंजक लिख दो और अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। एक बार विषय ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि बिना किसी प्रायोगिक मान के नहीं निकाली जा सकती है, अगर प्रायोगिक मान हो तो ही निकाली जा सकती है। जैसे उस अभिक्रिया में देख रहा था कि अपन वेग व्यंजक लिखा है तो वेग व्यंजक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो मेरे पास एक और अभिक्रिया है कि क्या अभिक्रिया है कि CHCl3 है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैं CCl2 से करवाऊं, CCl2 से करवाऊं, तो बताओ बनने वाला उत्पाद क्या बनेगा भाई, CCl4 प्लस के HCl। अब मैं इसका वेग व्यंजक लिख के दूं, क्या लिख के दूं, वेग व्यंजक। तो देखो वेग व्यंजक लिख लेते हैं, वेग व्यंजक बराबर, वेग व्यंजक बराबर के CHCl3 और CCl2, ये इसका क्या हो गया, वेग व्यंजक हो गया, ठीक है। अब CCl2 नहीं Cl2, बस एक सेकंड, Cl2 हाँ Cl2 ना, इसकी घात आधी, तो Cl2 ठीक है, तो Cl2 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी Cl2, और यहाँ पर भी Cl2 था, Cl2 नहीं था, तो Cl2 और घात आधी है। अब आधी घात होने पर अब इससे पूछी गई कि अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो अभिक्रिया की कोटि देखो एक, अब यहाँ अभिक्रिया की कोटि पूछे, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। ये एक अभी थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ पे एक घात नहीं है तो एक मान लो, तो आप 1 प्लस 1/2 कर लो, तो एक एलसीएम ले लिया 2, तो 2 और 3 प्लस 1, तो कितनी बची 3/2, तो कितनी है आपके पास अभिक्रिया आई, 3/2 अभिक्रिया है भाई। इसके पास अभिक्रिया हाफ है, ये आधी हो गई, तो जब इसको 1 मान लोगे और जब ऐड करोगे तो आपके पास ये तो आएगी 3 प्लस हाफ, 3/2, तो ये ऐसे निकाली जाती है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। और एक बात बता सकता हूं, अभिक्रिया की कोटि 0 पूर्णांक संख्या तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे अभी भिन्नात्मक कैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अभिक्रिया की कोटि देखी, तो अभिक्रिया की जब 2 प्लस NO2 में देखी जब 3 आ रही थी, उसके बाद देखी तो 3/2 आई, तो ऐसे। तो हमेशा ध्यान रखना अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है। जैसे अभिक्रिया की कोटि कौन सा मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अभिक्रिया की कोटि कौन सा मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा अभिक्रिया की कोटि से संबंधित बात, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि के अंदर शून्य का अर्थ यह है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैं कह रहा हूं अभिक्रिया की कोटि मान लो आपके पास क्या है, 0 आई, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि आई 0, तो मैं अभी 0 कह रहा हूं, तो इस 0 का अर्थ क्या है, तो 0 का अर्थ यह है कि किसी अभिक्रिया का वेग देखें, अभिक्रिया का वेग
अभिकारक की कोई भी सांद्रता, मोलर यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो ये कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। क्योंकि मैंने अभी बोला अभिक्रिया की कोटि जीरो भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो जीरो कोटि का मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये भी इसका ये मतलब हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलता है। अब आपके पास एक है वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाली जाती है? देखो, वेग स्थिरांक की इकाई, अगर आपको किसी भी वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी हो, यानी यूनिट मतलब यूनिट निकालनी हो, इसकी रेट कांस्टेंट की कोई यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसी भी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालिए, वेग स्थिरांक की इकाई निकालिए। तो वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाली जाती है? एक सामान्य अभिक्रिया, देखो एक सामान्य अभिक्रिया है ए प्लस बी, जो डायरेक्टली उत्पाद में चेंज हो जाता है। डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? उत्पाद में। इसके लिए अगर मैं वेग व्यंजक लिखूं, तो अभी लिखा मैंने वेग व्यंजक के बराबर ए, के बराबर, अरे वेग व्यंजक लिखने की बात है तो के की पावर x और ये v की पावर y। तो ये इसका मैंने क्या लिख दिया? वेग व्यंजक लिख दिया। यदि x और y को मैं n मान लूं, जैसे मेरे को मान लो x और y को मैं n मान लूं, n का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि x और y को जोड़े तो अभिक्रिया की कोटि आ जाती है। तो यदि मैं अभिक्रिया की कोटि निकालूं और इस x प्लस y को मैं n मान लूं, तो देखो यदि x प्लस वाई बराबर n हो, यदि x प्लस वाई बराबर है, तो बताओ वेग बराबर क्या आएगा? सांद्रता बटे समय आएगा ना, सांद्रता बटे समय। जब आपने एक x क्या था? अभिकारक, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि अभिकारक, और b भाई के सापेक्ष, ये वाला y क्या था? b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और x प्लस वाई थी अभिक्रिया की कुल कोटि, तो n। अब मान लो x प्लस वाई को n मान लो अभिक्रिया की कोटि, तो वेग बराबर क्या जाता है? सांद्रता बटे समय। यानी ये मान उपरोक्त समीकरण में, यानी इस वाले समीकरण में रख दो, तो ये मान, सॉरी ऐसा लिख देता हूं, ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखो, तो रखवाओ आ जाओ। जब इस समीकरण में रखोगे तो बताओ सांद्रता बटे समय बराबर के, सांद्रता बटे समय के सांद्रता n, एक सेकंड, n, ठीक है, सांद्रता क्या ही? n, ठीक है। तो k की इकाई निकालनी है आपको, k की, क्योंकि वेग स्थिरांक की इकाई निकाल रहे हैं ना, तो k बराबर, बताओ k बराबर क्या आएगा? k बराबर, यानी k की इकाई निकाल रहे हैं, तो k की इकाई देखो, k की इकाई बराबर, अब k की इकाई निकाल रहे हैं तो k की इकाई बताओ जल्दी क्या आएगा? सांद्रता की पावर 1 माइनस n, सांद्रता की पावर 1 माइनस n समय इनवर्स। तो ये यहां पर आपके पास अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मान आएगा। यानी वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाली? अभिक्रिया ली सामान्य, वो उत्पाद में चेंज हो गए, वेग व्यंजक लिखा, इनको अभिक्रिया की कोटि n मान लो, तो वेग बराबर सांद्रता बटे समय। यही मान मैंने उपरोक्त समीकरण में रख के आपके सामने वेग स्थिरांक की इकाई निकाल ली। ठीक है, अब इसके ही अकॉर्डिंग मैं अभी की द्वितीय, जैसे प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की कोटि मुझे पता है कि जैसे शून्य है तो जीरो होगी, प्रथम है तो पहली होगी, और द्वितीय है तो दूसरी होगी।
अब इनके लिए मैं के की इकाई निकालूंगा, तो के की इकाई कैसे निकालता है ये, जैसे एक टेबल से समझाऊं। जैसे क्या किया मैंने, एक टेबल से वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है, तो वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है मुझे तीनों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार के की अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया की कोटि n पर निर्भर करती है, तो सांद्रता तथा समय की इकाई फिर क्या होगी बताइए भाई। सांद्रता एक तो ये सांद्रता है, और समय की इकाई, सांद्रता और समय की इकाई निकालनी है, तो समय की इकाई निकालने पर, जैसे आपके पास सांद्रता और समय की इकाई निकाल ली, तो सांद्रता की आपके पास आ गई मोल प्रति लीटर इनवर्स। मोल ये सांद्रता की है, किसकी है, ये सांद्रता की। और आपको समय की चाहिए तो आप सेकंड ले लो, तो सेकंड, फिर सेकंड, तो फिर के की इकाई, जब आपके पास के की इकाई चाहिए तो बताओ के की इकाई एक और भी आ सकती है भाई, जब सांद्रता की मोल लीटर इनवर्स है और समय की सेकंड है, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, तो ये भी एक के की इकाई निकाल के आ जाती है जब क्योंकि के है, के की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, तो सांद्रता की है, समय की है, तो के की इकाई एक और निकल के आ जाती है, ये दूसरी निकल के आ जाती है। अब जैसे मान लो मैं अभिक्रिया की बात करूं, कोई अभिक्रिया की बात करूं, ठीक है, जैसे टेबल्स की बात करूं, तो जैसे मैं यहां लिख दूं अभिक्रिया, और यहां लिख दूं कोटि, और यहां लिख दूं के की इकाई, तो अभिक्रिया पर शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, तो उसके लिए शून्य कोटि के लिए 0 है। वैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। ऐसे ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हो जाएगी ना, तो ये है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये सबकी कोटि आ गई। अब मैं के की इकाई बात कर रहा हूं, तो देखो पहले की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसकी आएगी केवल सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करें तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये सब अभिक्रिया आपके सामने, उनकी कोटि और इनकी के की इकाई, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया कि वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया वेग इकाई के समान होती है। इस बात का विशेष नोट डाल के लिख लेना, क्या ये शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई रासायनिक अभिक्रिया की वेग इकाई की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। मान लो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7.321 गुणा 10 की घात दे दिया, और उसमें सेकंड इनवर्स यानी आपको कोई पीछे इकाई दे दी सेकंड इनवर्स, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की जैसे सेकंड इनवर्स है तो आप बता दोगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसे ये इकाई दे दी और आपसे पूछे अभिक्रिया की कोटि, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। तो ये है अभिक्रिया की कोटि की बात। ऐसे आगे जाके देखो, आगे चलते हैं, आगे चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास प्राथमिक अभिक्रियाएं, यानी ये अभिक्रिया के प्रकार आ गए। अब आपके पास प्राथमिक अभिक्रिया जिसे एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, और जटिल अभिक्रिया जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अंतर बस इतना है कि एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती है, जो प्राथमिक अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, केवल एक पद में। तो इसके नीचे में ऐसे लिख देता हूं कि ये एक ही पद में संपन्न होने वाली
होने वाली अभिक्रिया है, संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो केवल एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। अब सुनो, अब जटिल की बात करते हैं। जटिल अभिक्रिया को मैं एक 3 पद से समझाऊंगा। देखो, केवल 3 पद से देखो कैसे। जब मैं रिएक्शन लिखूंगा उसके मैं 2 पद और बनाऊंगा और 2 पद में वो पूरी जटिल अभिक्रिया को मैं खत्म कर दूंगा। वो देखना कैसे। अभिक्रिया क्या है? 2H2O2 ये अभिक्रिया है और मैं लिख रहा हूं यहां पर H2O। इसमें आएगी नहीं तो उसको मेरे को ऐसा लगता है नीचे लिखना पड़ेगा। चलो नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना, तो 2H2O और क्षारीय माध्यम में करवाओ अभिक्रिया। क्षारीय माध्यम में यानी I1 में, I1 माइनस में, यानी I1 है। ठीक है, I माइनस है, I1 नहीं, I माइनस है। और अभिक्रिया जब अभिक्रिया करवाएंगे तो H2H2 और 2H2O प्लस H2, 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। अब इसके मैं 2 पद लिखूंगा। पद फर्स्ट में इस अभिक्रिया में H2O2 प्लस I माइनस, ये I माइनस है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाओ तो H2O क्या, H2O प्लस O माइनस एक सेकेंड, H2O है ना, हाँ H2O और IO माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं मंद पद। ये बहुत धीमे पद वाली है तो इसे कहते हैं मंद पद। ठीक है, ये मंद पद है। तो और इसको दूसरा नाम दिया जाता है वेग निर्धारक पद। अभी मैं सब पॉइंटों को क्लियर करूंगा, अभी मैं केवल रिएक्शंस को लिख रहा हूं। वेग निर्धारक पद, ठीक है, इसको मैंने वेग निर्धारक पद भी लिख दिया। जब तीसरा पद लिख दिया यानी जिसका दूसरा पद लिख दिया मैंने, दूसरा पद भी लिख देता हूं, दूसरा पद। तो ये पद आपको समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने? दूसरा पद H2O2 प्लस IO माइनस, चेंज होगा H2O2 प्लस IO माइनस 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2 प्लस I माइनस, और ये अभिक्रिया बहुत तेज होती है तो इसलिए मैं यहां लिख देता हूं तीव्र पद। ठीक है, अब यहां सब समझ लो, केवल इन 3 पद से आपको अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया को खत्म कर दूंगा। देखो डेफिनेशन बनाते हैं, बताइए कितने पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है? 2। तो प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया थी तो इसलिए इसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते थे। लेकिन जटिल अभिक्रिया में वह सभी क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रियाएं। पहला पॉइंट, केवल पहला पॉइंट अभी क्लियर हुआ है, जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया थी इसलिए प्राथमिक अभिक्रिया बोला जाता था। जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया, एक से अधिक पद। अब सुनो, वे सभी पद जिनके द्वारा जटिल अभिक्रिया संपन्न होती है उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? क्रियाविधि कहते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। दोबारा से सुन लो, वे सभी पद जिनके द्वारा, जैसे जटिल अभिक्रिया तो एक से ज्यादा पद, तो ये जटिल अभिक्रिया, जिनसे जटिल अभिक्रिया संपन्न हुई है तो वो कहलाते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। जिनसे जटिल अभिक्रिया का निर्माण हुआ या संपन्न हुई है वो कहलाती है अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, जटिल, और एक बात विशेष ध्यान रखना कि जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि हमेशा प्राथमिक अभिक्रिया, इसका जो प्रत्येक पद है, ये प्रत्येक पद प्राथमिक अभिक्रिया है। ठीक है,
अब मैं बताता हूं इसको वेग निर्धारक पद क्यों लिखा और इसको मैंने तीव्र पद क्यों लिखा। आइए देखो, इसको एक बेस्ट उदाहरण से समझाता हूं। आपके पास मान लो कोई 3 कारीगर है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ए बहुत अच्छा कुशल कारीगर है, ये 1 मिनट में 10 फीट ऊंची दीवार बना लेता है, 10 फीट, ठीक है। ऐसे ही बी भी बहुत अच्छा कारीगर है, ये 1 मिनट में 10,000 ईंटों को लगा देता है, 10,000 ईंटों को लगा देता है। लेकिन ये जो सी है बहुत वृद्ध है, बहुत वृद्ध अवस्था में, ये 1 घंटे में केवल 10 सीमेंट की बोरी लाता है, केवल 10, 1 घंटे में केवल 10 सीमेंट की बोरी लाता है। तो बताओ, जब तक यहां पर ज्यादा मात्रा में सीमेंट नहीं आएगी तो क्या ये ईंट लग पाएंगी? क्या यहाँ 10 फीट ऊंची दीवार का निर्माण हो जाएगा? तो यहाँ ए और बी की निर्भरता इस सी पर है, यानी इस सी के रेट पर है, रेट पर है। यानी जब सी ही नहीं ही सीमेंट लेके आएगा तो क्या आप 10 फीट ऊंची दीवार और क्या आप 1000 ईंट 1 मिनट में 10,000 ईंट लगा रहे हो? 1000 ईंट और 1 मिनट में 10 फीट ऊंची दीवार का निर्माण कब कैसे होगा जब यहाँ सीमेंट ही 10 आ रही है। यानी एक तो पर्याप्त मात्रा में सीमेंट थोड़ी है कि भाई अब ये बताओ 10 सीमेंट है, 10 सीमेंट क्या ये 1000 ईंट लगा देगी? क्या ये 10 फीट ऊंची दीवार में जाएगा? नहीं। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ मंद पद लिखा क्योंकि यही जटिल अभिक्रिया के बाकी पदों को निर्धारित करेगा। ऐसे यहाँ पर भी सी था, सी ने अपनी रेट पर ही ए और बी को डिसाइड किया था, यानी ए और बी की निर्भरता केवल सी पर थी। ऐसे ही बाकी पदों की निर्भरता भी इस मंद पद पे थी, इसलिए इसे मैंने वेग निर्धारक पद लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको पता चला कि मैंने यहाँ वेग निर्धारक पद क्यों लिखा। तो इसलिए ये जटिल अभिक्रिया है वेग निर्धारक पद। एक जैसे एक स्टेटमेंट से बोलो, समग्र अभिक्रिया वेग की क्रिया विधि में, समग्र अभिक्रिया वेग की क्रिया विधि में मंद पद द्वारा निर्धारित होती है, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। समग्र अभिक्रिया जो इससे अलग अलग पद बनेंगे ना, वो वेग निर्धारक पद यानी मंद पद से बनेंगे। जो ये मंद पद ये डिसाइड करेगा बाकी सभी पदों को। ये अभिक्रिया तो तीव्र थी, ये जल्दी हो जाती है। तो ये कब बनी? जब मैंने ये बनाई, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, ठीक है। अतः निर्धारक पद द्वारा अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक को भी लिखा जा सकता है। अब आपसे इसमें ये पूछे कि इसमें मध्यवर्ती क्या है। जैसे मध्यवर्ती का क्या मतलब हो जाता है कि जैसे मान लो इस अभिक्रिया में, क्या इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया की क्रियाविधि में वे स्पीसीज, एक स्पीसीज है जो एक पद में तो संपन्न हो जाती है और तथा दूसरे में प्रयुक्त हो जाती है। यानी एक में तो ये निर्मित हो गई, इसमें अनिर्मित कौन हुआ? आयो माइनस, और ये आयो माइनस ही दूसरे में क्या हो गई? प्रयुक्त हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया क्रियाविधि में वह स्पीसीज जो एक पद से निर्मित होकर दूसरे पद में क्या हो जाती है? प्रयुक्त हो जाती है, उसे हम मध्यवर्ती कहते हैं। यानी ये समग्र अभिक्रिया में तो अनुपस्थित है। देखो ये समग्र अभिक्रिया है, यानी इन दोनों से जोड़ने पर ये समग्र अभिक्रिया है, तो इसमें तो ये अनुपस्थित है। तो इसलिए आयो माइनस क्या है? इसमें मध्यवर्ती है, क्योंकि ये एक पद में तो निर्माण हो जाता है इसका और दूसरे में ये प्रयुक्त हो जाती है, तो इसलिए इसे मध्यवर्ती कहा जाता है। तो अभिक्रिया, और एक बात बता दूं, इसमें अभिक्रिया में अगर जब आप वेग व्यंजक लिखोगे तो मंद पद द्वारा ही लिखा जाएगा, ठीक है। और ये है अभिक्रिया की, और ये अभिक्रिया की क्या 2 प्रकार हो गए, प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल। प्राथमिक अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न होती है और जटिल अभिक्रिया जो एक से अधिक पद में संपन्न होती है। और जो ये पद है जो जटिल अभिक्रिया बना रहे हैं, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है। और अभिक्रिया की क्रियाविधि में प्रत्येक पद, ये जटिल अभिक्रिया के पद नहीं है, ये प्राथमिक अभिक्रिया। तो मैंने बोला था ना कि जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि का प्रत्येक पद प्राथमिक अभिक्रिया होता है। और मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि इसको ये वेग निर्धारक पद क्यों कहते हैं और ये तीव्र पद है, ठीक है। इनसे ही ये सारे पद बनेंगे। ये मध्यवर्ती होता है कि आयो माइनस एक मध्यवर्ती है, जिसमें एक पद में तो इसका निर्माण संपन्न हो जाता है, दूसरे में ये प्रयुक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये था जटिल अभिक्रिया, ठीक है। थैंक यू।